10वीं क्लास के छात्रों, आज की सामाजिक अध्ययन की इतिहास की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के इतिहास के 5वें चैप्टर में मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया नामक पाठ में कुछ टिप्पणियों का अध्ययन कर रहे हैं। उन टिप्पणियों के बारे में आज हम प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बड़ी दिल से क्या करना है और इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको डिटेल जानकारी मिल जाए, क्योंकि परीक्षा में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे चैप्टर के, तो छोटे छोटे प्रश्न सारे एक साथ मिलना बड़ा उपलब्ध हो जाएगा। जो ये स्कूल खुलेंगे तो हम आपको मैनुअली भी बुक पढ़ाने का प्रयास, टेक्स्ट बुक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को पढ़ें, बुक पढ़ें और मनन करें। तो आते हैं, चले आज की टिप्पणियों पर। पहली टिप्पणी गुटेनबर्ग प्रेस। गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में परिचय में भी मैंने बताया था कि जर्मन के एक व्यक्ति थे गुटेनबर्ग, उन्होंने इसकी खोज की थी। गुटेनबर्ग है ये आदमी, गुटेनबर्ग प्रेस है, ये प्रेस आदमी के नाम से बनी हुई है। ये गुटेनबर्ग प्रेस है। ये प्रेस का नाम, गुटेनबर्ग नाम का आदमी था, जर्मन का रहने वाला था, उसकी नाम से इसका नाम रखा है। इस प्रेस का आविष्कार इसने किया, इसलिए इसका नाम गुटेनबर्ग प्रेस हो गया। तो ये प्रेस कैसे हुई? जो जर्मन का गुटेनबर्ग नाम का आदमी था, ये बचपन से ही अपने गांव में जिस एरिया में रहता था, वो तेल निकालने की, जैतून के तेल या सरसों का तेल निकालने की मशीन को देखता था। उसे किस प्रकार तेल निकलता है, कैसे मशीन काम करती है, सारी उसकी वर्किंग देखता था। इसके देखने के बाद उसने कुछ दिन पत्थर पर पॉलिश करने का काम शुरू कर दिया और पत्थर पर पॉलिश काम करना छोड़ के उसने सुनार का काम करना शुरू कर दिया। कई सालों तक सुनार का काम करता रहा, उसने दक्षता हासिल कर ली। इसके बाद शीशे से हर मन वांछित आकृति बनाने का काम सीखना शुरू किया और कुछ ही दिनों में वो शीशे की को हर शक्ल में बदल के उसकी आकृति बनाना सीख गया था। और इसके बाद ये दक्षता लेने के बाद अनुभव के आधार पर ही उन्होंने पहले क्या तेल निकालने वाली मशीन देखी, फिर क्या पत्थर पर पॉलिश करना सीखा, उसमें उसको प्लान करना, पत्थर को हर प्रकार से उसको रूप देना, फिर उसने सुनार के काम सीखा, फिर शीशे का काम। इन सभी दक्षताओं से उसके दिमाग में एक और विचार आया कि क्यों न वो एक मशीन बना ले जिससे अक्षर छापे जा सके। तो उसने अपने अनुभव के आधार पर 1468 में, कब 1468 में छपाई का यंत्र बना लिया था। एक छपाई बनाने का सिंपल सा यात्रा बना लिया था और ये यंत्र से उसने पहली बार जो किताब छापी वो बाइबल छापी थी। उसे छापने में उसे लगभग 3 साल लगे थे, लेकिन उस समय के हिसाब से 1468 की टेक्निक के हिसाब से ये बहुत कम समय था, यानी बहुत जल्दी छप गई थी। लेकिन गुटेनबर्ग यहाँ तक सीमित नहीं रहा। गुटेनबर्ग ने इसमें और सुधार किया अपनी मशीन में और धीरे धीरे मोमेंट वाले, पहले सीधी मशीन थी उसकी, उसने फिर उस छपाई की मशीन में मूवेबल छपाई वाले किए और जिससे इतना सुधार कर लिया कि उसने धीरे धीरे अपनी मशीन में जो जो नए नए निकालता गया उसमें सुधार करता गया और लगभग 1 घंटे में 250 अक्षर तक छापने की दक्षता उन्होंने अपने इस मशीन में प्राप्त कर ली थी और उसमें हर प्रकार की मूवमेंट कर ली थी। तो इस प्रकार गुटेनबर्ग के बारे में अपनी लिखना है। दूसरी से है हमारी टिप्पणी छठी किताब को लेकर रिसेस के विचार। छठी किताब या मुद्रण, इनको लेकर के आपने पहले लुथर के विचार सुने थे कि लुथर है वो कैथोलिक के आलोचक था और उसने बड़ी प्रशंसा की थी छपी हुई किताबों की, साहित्य की, और इसका पक्षधर था वो और कहता था कि इससे धर्म में एक अच्छी लोगों तक पहुंचेगी। लेकिन जो रिसेस था वो इसके बिल्कुल विपरीत था और एक कैथोलिक चर्च था उसका समर्थक था रिसेस। कहाँ का विद्वान था? ये लातिन का विद्वान था, लातिन का रहने वाला था और लातिन भाषा में विद्वान था ये, और कैथोलिक चर्च का समर्थक था, उसका सम्मान करने वाला था, उसके लिए लिखने वाला था। और लूथर मुद्रला का जो छपी हुई किताब में से उसका बड़ा आलोचक था, उसकी बड़ी इनसे नफरत थी, क्योंकि जो नया साहित्य था उसमें कैथोलिक चर्च की आलोचना की गई थी, लेकिन ये आलोचना सहन नहीं कर सकता था, इसलिए इसने मुद्रण की छपाई की पूरी नफरत थी। और उसने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो मुद्रण है
वो जो मुद्रण है, जो अक्षर छपे हुए हैं, वे भिन्न भिन्नाती मक्खियां हैं और ये भिन्न भिन्ना कर किसी भी कोने में जाकर गंदगी फैला सकती हैं। यहां तक इन्होंने कहा शब्दों को, जो मुद्रण अक्षर थे, उन अक्षरों को इसने भिन्न भिन्नाती मक्खियां कहा और कहा कि ये मक्खियां दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपनी गंदगी फैला सकती हैं, क्योंकि जो अच्छे विचार थे वे मुद्रण, वे इरेसमस की वजह से या कैथोलिक की नजर से वे उनके लिए अच्छे नहीं थे, वे क्योंकि वे इसके आलोचक थे, वे इसके विरोधी थे। इसके बाद जो अगली टिप्पणी है वो हमारी है वर्नाक्युलर एक्ट या देसी प्रेस एक्ट के नाम से इम्पोर्टेंट टिप्पणी है और अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में भी कि वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ तो विद्रोह से अंग्रेजी सरकार बिल्कुल भारतीयों से नाराज हो गई थी, क्रुद्ध हो गई थी, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि भारतीय लोग ऐसा भी कर सकते हैं और जिसके कारण वो भारतीय लोगों के ऊपर और कष्ट ज्यादा कठोर हो गई थी। और हमारे देश में ये जो 1468 से जो छपाई का यंत्र बना था उसमें तब तक आते आते बहुत ज्यादा 1857 तक बहुत ज्यादा सुधार हो गया था और हिंदी साहित्य और मुद्रण काफी फैल चुका था। मुद्रण और के माध्यम से अनेक प्रकार के साहित्य, समाचार पत्र पत्रिकाएं के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावनाएं भरी जा रही थी, लोगों को अच्छे साहित्य प्रोवाइड कराए जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके विरुद्ध था, खिलाफ था और उन्होंने इसलिए किताब छापने वाले, किताब बेचने वाले, मुद्रण का हर प्रकार का जो हिंदी साहित्य का समर्थक था, हिंदी देश के, हिंदुस्तान के समर्थक था, हिंदू उनके खिलाफ था, उस पर उन्होंने नजर रखनी शुरू कर दी और उनको दंड का प्रावधान लागू कर दिया दुकान बेचने वालों पर। वही वर्नाकुलर देसी प्रेस एक्ट कहलाया, जिस एक्ट के अनुसार, जिस कानून के अनुसार कोई आदमी अपना देसी साहित्य नहीं छाप सकता था, देसी पत्र पत्रिकाएं, ऐसा एक कानून लेके आए हुए हैं जिसके अनुसार कोई अंग्रेजों की इच्छा के बिना कोई भी साहित्य, आप कोई भी मुद्रण का कार्य नहीं कर सकते थे जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो। उसको प्रतिबंध लगा दिया, उस पर नजर लगा दी, उसी को वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट कहा जाता है, क्योंकि देसी प्रेस एक्ट ऊपर लागू किया गया था और उसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो आपने देखा कि अंग्रेजी सरकार थी, वो किसी प्रकार भी अपना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जिससे लोग खिलाफ हों, इसलिए उन्होंने दुकानों में जहां पर साहित्य बिकता था उन पर नजर रखनी शुरू कर दी और जहां भी उन्हें कोई सूचना मिलती कि फला जगह देसी प्रेस एक्ट है और वो कोई पत्रिका छाप रही है या किसी प्रकार का साहित्य छाप रही है, उस मुद्रण का कार्य हो रहा है, उनके ऊपर उन्होंने नजर रखी, उन पर कानून लागू किए और जो कानून लागू हुआ वही वर्नाकुलर देसी एक्ट के नाम से जाना गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपने 3 टिप्पणियां सीखी, तीनों के बारे में आपने जाना, तो इनको आप एक कहानी सी बनाकर याद करनी है, अपने हिसाब से लिखना है, इनको देसी तरीका अपनाना है। इसमें आपने कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, सिर्फ जैसे कि नानी कहानी सुनाती है उसी प्रकार कहानी सुनकर इसको माइंड में करके और याद रखना है आप लोगों को, जो ताकि चीज था आपको याद रह जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।